हेलो बच्चों, क्यूब क्लासेस वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको आज का टॉपिक दिख रहा है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हम आज यहाँ पे फैराडे लॉ पढ़ने वाले हैं। फैराडे लॉ की अगर हम बात करें तो फैराडे लॉ टॉपिक अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के किसी कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है, जिसके बिना आप इसे नहीं समझ सकते। और हर बार की तरह मैं आपको कनेक्टेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, तब तक इस कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझ पाएंगे। आपको उस वीडियो में मैंने ये समझाया था कि जब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करता है तो उसकी वर्किंग के टाइम पे हमेशा जो एनोड और कैथोड, उसकी दो इलेक्ट्रोड है, दोनों में चेंजेस होते हैं। एक रॉड टूट के सॉल्यूशन में चली जाती है और दूसरी रॉड पे सॉल्यूशन डिपॉजिट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोड्स के वेट में चेंज आता है। एक इलेक्ट्रोड ऐसी होती है जिसका वेट खत्म हो रहा होता है और एक इलेक्ट्रोड ऐसी होती है जिसका वेट बढ़ रहा होता है। इसी चीज को फैराडे लॉ समझाते हैं। फैराडे के दो लॉ हैं, जिसमें हम फैराडे लॉ में सबसे पहले जो लॉ आता है उसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे बुलाते हैं। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं। क्या स्टेट करता है? फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट ये है, द amount of substance liberated or deposited at electrode। तो जो एनोड और कैथोड है, चाहे उसमें से कोई अमाउंट खत्म हो रहा हो, लिबरेट हो रहा हो, चाहे उसके ऊपर कोई अमाउंट डिपॉजिट हो रहा हो, तो वो जो अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। हम जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे उतना ज्यादा वेट का चेंज होगा। आप जितना ज्यादा सेल में इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट कराएंगे, वेट उतना ही ज्यादा लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा। अब इस चीज को फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। देखो, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सीधा सीधा मतलब होता है चार्ज, यानी किसी भी रॉड में वेट का चेंज चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितना ज्यादा चार्ज का चेंज कराएंगे उतना ज्यादा वेट का चेंज होगा। जब हमने यहां प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट आया Z, और इस Z को हमने थोड़ा सा और इलेबोरेट करा तो ये ओपन हुआ और आया इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। तो यहां पे जो Z हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो असल में रेशो है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 की, जिसमें इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट को लिखा जाता है m अपॉन n। इक्विवेलेंट वेट किसी भी रॉड के मेटल का जो एटॉमिक मास होगा उसको उसके चार्ज से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें जिंक की रॉड है, तो जिंक का जो एटॉमिक मास होगा, जिस मेटल की रॉड है उस मेटल का एटॉमिक मास यहां पे हम रख देंगे और उसी एटॉमिक मास से उस मेटल के चार्ज को डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जिंक जो है वो लिबरेट हो रहा है, रॉड से टूट के Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे ध्यान से देखो, 0 से +2 में जाने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो जब हम एक मेटल के एटॉमिक मास को उसके चार्ज के चेंज से डिवाइड करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट वेट मिलता है। इक्विवेलेंट वेट का मतलब है एटॉमिक मास अपॉन चार्ज। अच्छा, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चार्ज है उसका फॉर्मूला आप सबको पता है, करंट इनटू टाइम, और नीचे ये कांस्टेंट आ जाएगा 96500। ये हमारा फॉर्मूला हो गया फैराडे के फर्स्ट लॉ का, जिसमें वेट यहां पे जो चेंज है रॉड पे आ रहा है वो हमें स्टडी करना है, ग्राम में आएगा। m है एटॉमिक मास, I है करंट, T है टाइम और N है चेंज इन चार्ज ऑफ द मेटल। चाहे मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, चाहे मेटल का रिडक्शन हो रहा हो, दोनों में से कोई भी केस हो, जो चेंज है वो सेम ही महसूस होगा।
या तो 0 से पॉजिटिव या पॉजिटिव से 0, चेंज की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ये हमारा यहां पे फेरेडे का फर्स्ट लॉ हुआ। अब फेरेडे के फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन में आपको कई बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि वो आपको मेटल नहीं देंगे, वो आपको सॉल्यूशन देंगे। उन्होंने कहा हमारे पास एक सॉल्यूशन है NiNO3 होल ट्वाइस, तो मेटल Ni हो गया। आपको यहां पे M में एटॉमिक मास Ni का रखना है, पूरे कंपाउंड का नहीं रखना। सिर्फ मेटल का एटॉमिक मास रखोगे, पूरे कंपाउंड का नहीं रखोगे, क्योंकि सॉल्यूशन में उसी मेटल की रॉड डिप होगी जिस मेटल का हमने सॉल्यूशन लिया है। हमें रॉड के रिस्पेक्ट में स्टडी करना है। रॉड सिर्फ मेटल की बनी होगी, उसमें जो बाकी के आयंस हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हम यहां पे इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। NO3 का -1 होता है। अब पूरे NO3 का -1 है, जिसमें 2 NO3 का मतलब हो गया टोटल चार्ज -2, यानी Ni पे हो गया +2। अब यहां पे चाहे Ni +2 से 0 में जा रहा हूं, क्योंकि अगर ये रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है तो ये पूरी तरह न्यूट्रल हो जाएगा। चाहे रॉड का Ni सॉल्यूशन में जा रहा हूं, +2 में जा रहा हूं, तो दोनों में से कोई भी केस हो, जो मेटल का चार्ज है वो मेटल का चार्ज या तो 0 में जा रहा होगा या 0 से उस मेटल के चार्ज को अचीव किया जा रहा होगा। सिर्फ इतना फर्क है कि डिपोजिशन हो रहा है रॉड पे या रॉड से लिबरेशन हो रहा है। दोनों ही केस में जो मेटल का चार्ज आया है वही हम यहां पे N में मेंशन करेंगे, और ऐसे हम अपने फॉर्मूले को रख पाएंगे, जिसमें करंट हमें लेना है एम्पियर में और टाइम हमें लेना है सेकेंड्स में। ये हुआ फेरेडे का फर्स्ट लॉ। अब हम फेरेडे के फर्स्ट लॉ के बाद अगर सेकंड लॉ पे आए तो देखिए सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या सिखाती है। सेकंड लॉ डील करता है उन सेल से जो सीरीज में कनेक्टेड होंगे। अब अगर सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में आप सब लोगों को सिखाया है करंट सेम रहता है, करंट जो है सेम रहता है। अब अगर करंट सेम है और सेम टाइम तक पास कराया गया, अगर सीरीज के कनेक्शन है और मैं एक सेल में करंट बंद कर दूंगा तो दूसरे सेल में अपने आप बंद हो जाएगा। यानी सीरीज में करंट सेम है और सेम टाइम तक पास हो रहा है, इसका मतलब सीरीज कनेक्शन में चार्ज भी सेम हो गया। तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास दो सेल हैं, हम यहां पे सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं, और सेकंड लॉ को स्टडी करने के लिए मेरे पास यहां पे दो सेल हैं। दोनों सेल के अगर मैं वेट की इक्वेशन की बात करूं तो पहले सेल की वेट की इक्वेशन W1 में यहां पे इक्विवेलेंट वेट में E1 मान लेता हूं पहले सेल में, चार्ज में Q1 मान लेता हूं, डिवाइडेड बाय 96500। मेरे पास एक और सेल है जिसके वेट का चेंज W2 मान लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट E2 मान लेते हैं, चार्ज Q2 और 96500। अगर ये दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं तो चार्ज सेम होगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। 96500 भी 96500 से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल इक्वेशन आई W1 अपॉन W2 दैट विल बी इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर दो सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनके वेट का चेंज उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है? इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन, और डिफरेंट सॉल्यूशन का मतलब डिफरेंट सेल, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने क्या करा, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब सेम चार्ज डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स यानी डिफरेंट सेल से पास कराया, देन अमाउंट ऑफ वेट, amount of weight liberated or deposited at electrode is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, टू इक्विवेलेंट वेट। तो ये हमारा सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट हो गई। एक बार दोबारा ध्यान से स्टेटमेंट देखो। इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, देन अमाउंट ऑफ वेट लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। वेट का चेंज इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये है सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट। तो आप लोगों की यहाँ पे फेरेडे लॉ की दोनों स्टेटमेंट्स कंप्लीट होती हैं और दोनों ही लॉ के फॉर्मूले भी। इनके बेसिस पे आप लोगों के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिपीट होते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।